Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 14th of March 2019. तो 14 मार्च 2019 का न्यूज़ एनालिसिस देखते हैं. बिफोर वी स्टार्ट दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज ईवीएम यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया. किस इलेक्शन में या किस साल ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहली बार इंडिया में यूज़ की गई थी. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज बाल्टिक ड्राई इंडेक्स. दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज बाल्टिक ड्राई इंडेक्स, प्लीज इसका आंसर जरूर करिएगा. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एंड नेम एनी 2 रिपोर्ट्स रिलीज्ड बाय इट. तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है और कौन कौन सी रिपोर्ट्स ये निकालता है, इन दोनों चीज़ों का आंसर आपको करना है. सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस. प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन below. Now let's start with the news analysis part, friends. The first news is China places hold on listing Azhar as designated terrorist. अब आप सबको पता है कि इंडिया जो ट्राई कर रहा है मसूद अजहर को एक टेररिस्ट घोषित करने के लिए इंटरनेशनली. ओके, अब इसके लिए रिगार्डिंग दिस देयर इज अ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कमिटी. एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कमिटी बनी है जिसका नाम है 1267 कमिटी. इसका नाम जरूर याद रखेगा, यूएनएससी 1267. याद रखेगा यूएनएससी 1267. अगर आपसे कोई पूछे तो जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट, ये सारे टेररिस्ट्स के रिगार्डिंग ही है. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी है, तो इसको बिल्कुल इसका जिक्र आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में यूपीएससी में. प्लीज़ इसके बारे में याद रखेगा. अब इसका जो बार बार जो अड़ंगा लग रहा है वो चाइना की तरफ से ही लग रहा है. चाइना, क्योंकि एक तरह से आप सब कुछ पता है कि चाइना इज सपोर्टिंग पाकिस्तान. ओके, एंड पाकिस्तान ने एक तरह से शेल्टर दे रखा है मसूद अजहर को. तो वही चीज़ है कि चाइना इसी तरीके से अपना सपोर्ट को शो करती है और इंडिया को अपोज करने का वो कोई मौका नहीं छोड़ता है चाइना. देयरफॉर दे आर प्लेसिंग होल्ड्स ऑन लिस्टिंग अजहर एज डेजिग्नेटेड टेररिस्ट. और अभी 6 महीने के लिए फिर से उन्होंने होल्ड कर दिया. उसके बाद 3 महीने तक उसको और एक्सटेंड कर सकते हैं. तो ऐसे ही चलता रह रहा है. इट्स अ सर्कल दैट इज कीपिंग ऑन देयर. ओके, नाउ सेकंड न्यूज़ यहाँ पे डीजीसीए बैन के बावजूद स्पाइस जेट ने बोइंग 737 मैक्स 8 कुछ उड़ाया है. सो दैट इज़ द थिंग. डीजीसीए क्या है इसके बारे में वैसे दूसरे एजुकेटर ने बिल्कुल अच्छे से समझाया था, लेकिन थोड़ा सा 2 लाइन में बता देता हूँ. एक रेगुलेटरी बॉडी, जैसे कि रेगुलेटरी बॉडी क्या होती है, किसी भी फील्ड या किसी भी सेक्टर को रेगुलेट करने का, उसका रूल्स बनाने का कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इंस्ट्रक्शंस देने का काम करती है, वो रेगुलेटरी बॉडी कहलाती है. जैसे कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सारे रेगुलेटरी बॉडीज हैं. उसी तरीके से सिविल एविएशन के फील्ड में जो रेगुलेटरी बॉडी है उसको बोलते हैं डीजीसीए. ओके, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन. ओके, दे डू दिस रेगुलेटरी वर्क एंड दिस इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा? बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा. अब ये क्या इन्वेस्टिगेट करता है? दे इन्वेस्टिगेट द एविएशन एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स अलॉन्ग विद ऑल दीज थिंग्स. ये सारी चीज़ें तो रेगुलेटरी वर्क ये करते ही हैं, साथ ही साथ ये इन्वेस्टिगेट करते हैं एविएशन एक्सीडेंट्स को और इंसिडेंट्स को. ओके, इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है. प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. और अभी स्पाइस जेट के ऊपर उन्होंने बैन लगाया था कि यू विल नॉट बी फ्लाइंग एनी बोइंग 737 मैक्स 8, लेकिन उसके बावजूद स्पाइस जेट ने उसको उड़ाया. तो अब देखते हैं आगे इनकी क्या गतिविधि रहती है या क्या ये आगे स्टेप उठाते हैं. सो दैट इज द थिंग. नाउ बीजेपी इज कॉन्फिडेंट दैट पीआरसी वोंट हर्ट इट्स पोल प्रॉस्पेक्ट्स इन अरुणाचल प्रदेश. अब मैंने पीआरसी के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया था, लेकिन फिर से बताऊंगा क्योंकि हो सकता है कुछ लोग आज नए आए हैं या कुछ लोगों को भूल गया होगा, रिवीजन करने का मन होगा. तो पीआरसी पहले तो क्या होता है, सिंपल टर्म में बताऊं तो एक सर्टिफिकेट है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो इशू किया जाता है आपके लिए कि आपको ये बताने के लिए कि ये आप एक रेसिडेंशियल प्रूफ है. ओके, इट इज़ अ रेसिडेंशियल प्रूफ. ओके, एविडेंस ऑफ रेसिडेंस है. पीआरसी मतलब कि परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट, जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है इशूड टू इंडियन सिटीजन्स. एंड ये क्या सर्व करता है? एविडेंस ऑफ रेसिडेंस, रहने का एक एविडेंस सर्व करता है. ओके, ऑफिशियल लीगल डॉक्यूमेंट है. अब अभी रिसेंटली हुआ क्या था, गवर्नमेंट जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट है इन द स्टेट, व्हाट दे डिड, उन्होंने 6 नॉन अरुणाचल प्रदेश एसटी कम्युनिटीज़ को ये पीआरसी इशू करने की बात की. ओके, 6 नॉन एपीएसटी कम्युनिटीज़ को ये इशू करने की बात की. तो अब जैसे ही मैंने ये चीज़ बोली तो आपके दिमाग में पहली चीज़ आनी चाहिए कि वो 6 कम्युनिटीज़ हैं कौन कौन सी. तो वो हैं गोरखास. ओके, गोरखास, देवरीज, सोनोवाल, कछारीज. ओके, गोरखास, देवरीज, सोनोवाल, कछारीज, मोरॉन्स, आदिवासीज एंड मिशिंग्स. ओके, तो मोरन्स, आदिवासीज, मिशिंग्स, देवरीज, सोनोवाल, कछारीज एंड गोरखास, दीज आर द कम्युनिटीज़. और इनमें जो कम्युनिटीज़ हैं ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं इन असम. ओके, असम की ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश में शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है. और इनको उन्होंने पीआरसी बनाने की बात कर दी तो बहुत सारा बवाल हुआ, बहुत सारा वहाँ पे वायलेंस हुआ, ईटानगर में बहुत वायलेंस हुआ.
अब क्यों वायलेंस हुआ, क्यों लोग पीआरसी के अगेंस्ट है, क्योंकि अगर इन्होंने इनको ये रेजिडेंस का सर्टिफिकेट दे दिया तो कल से ये फिर यहाँ के इंडिजिनस लोगों के राइट्स को छीन सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ वहाँ के जॉब्स ले लें, वहाँ एजुकेशन में जो उनको रिजर्वेशन मिलता है वो सब ले लें, वहाँ के एसटी कम्युनिटी बन जाए कल को। ओके, तो ऑल दीज आर द फियर्स ऑफ द इंडिजिनस पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो वहाँ के जो इंडिजिनस लोग हैं उनको ये खतरा है, ये डर है कि यहाँ के लोग आएंगे और फिर जो अरुणाचल प्रदेश के बेसिक राइट्स हैं उनको ले जाएंगे। तो बेसिकली इसी कारण से उन्होंने इसका अपोज किया, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक व्यक्ति दिख रहा होगा आपको, कुछ तो कर रहा है, वो तो अपने को नहीं पता, लेकिन अपने को यहाँ जानना है दया रिवर। ओके, तो दया रिवर अगर आपसे कोई पूछ ले तो दिस इज ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ भुवनेश्वर, यानी कि उड़ीसा के। तो दया रिवर, देवी रिवर भी मैंने आपको बताया था उस दिन, ऋषिकुल्या और गहिर माथा, ऑलिव रिडली के बारे में जब अपन ने बात की थी तो देवी रिवर की अपन ने बात की थी। ओके, तो दया रिवर भी याद रखेगा, देवी रिवर याद रखेगा, ऋषिकुल्या याद रखेगा, गहिर माथा याद रखेगा, भितरकनिका याद रखेगा। दीज आर ऑल रिलेटेड टू उड़ीसा ओनली, ये सारे उड़ीसा से रिलेटेड हैं। इन सारे टर्म्स को याद रखेगा, गहिर माथा, ऋषिकुल्या, आपका ये भितरकनिका and your these Daya and Devi rivers. Okay, तो make sure you remember that these are also associated with Odisha only। तो ऐसा पूछ सकते हैं लोकेशन वाइज में, तो उस समय आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हाँ सर ने सब बोला तो था कुछ। एनजीटी न्यूज़ में मैं लिखा हुआ भी है, मैं उसको दिखाऊंगा नहीं आपको, फिर आप लोग चिढ़ जाते हैं, बोलते हैं सर एनजीटी बार बार बोलते हैं। एनजीटी याद रखिएगा, जल्दी से 2 मिनट में बता देता हूँ। एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना था कब, 2010 के एनजीटी एक्ट के थ्रू बना था। अब एक्ट के थ्रू बना था तो कैसी बॉडी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ओके, और बहुत सारी चीज़ों को देखती है, जैसे कि एक्सपीडिएट, मतलब जल्दी से जो इन्वायरमेंट रिलेटेड मैटर्स उनमें डिसीजन मेकिंग के लिए इनको बनाया गया था, एक ट्रिब्यूनल बनाया गया था, इनको पूरा जुडिशियल पावर्स भी दिए गए थे। ओके, एंड they are guided by the principles of natural justice। okay, guided by the principles of natural justice, और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इन पे लागू नहीं पड़ता। ओके, तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इन पे लागू नहीं पड़ता है, और दे आर गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ये सारे टर्म्स कुछ याद रखिएगा। इनकी 4 ब्रांचेस हैं, जो ब्रांचेस हैं उनके कहाँ कहाँ है तो वो आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, इनकी ब्रांचेस भी बताइएगा कि वेयर आर द ब्रांचेस लोकेटेड। ओके, अब एनजीटी डायरेक्ट्स उत्तराखंड उत्तर प्रदेश टू डिस्प्ले गंगा वाटर क्वालिटी। तो एनजीटी ने डायरेक्ट किया उत्तराखंड और यूपी को कि आप बताइए कि गंगा वाटर क्वालिटी कैसी रही, क्या रहा, और जो नेशनल गंगा मिशन चल रहा है तो ये सब में कितना आपको सफलता मिली, ये सारी चीज़ आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि उनको लग रहा था कि इनकी जो अप्रोच है वो ज़्यादा सही है नहीं और ज़्यादा काम हो नहीं रहा है। अब नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के बारे में बता दूं कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो बेसिकली है एक रजिस्टर्ड है एज अ सोसाइटी इन द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। तो NMCG बोलते हैं इसको, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। इट इज़ रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। और ये जो स्टार्टिंग हुई थी इसकी, बेसिकली इसकी स्टार्टिंग कैसी हुई थी, ये किसकी आर्म है, इम्प्लीमेंटेशन आर्म है, ये है नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, NGRBA की ये इम्प्लीमेंटेशन आर्म है। ओके, अब NGRBA जो था वो कंस्टिट्यूट हुआ था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत। ओके, 1986 में नहीं हुआ था, हुआ तो ये आई थिंक 2009 के आसपास। एक बार गूगल करके एक बार आप चेक करिएगा, NGRB यानी कि नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, आई थिंक ये 2009 के आसपास ये बनाया गया है। 1986 इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत उसका सेक्शन 3 है, उसके अंतर्गत इसको बनाया गया है। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी बोलते हैं इसको। ओके, याद रखिएगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत सेक्शन 3 के अंतर्गत ये बनाया गया था। और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है वो सोसाइटी की तरह रजिस्टर्ड है इन द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। ओके, याद रखिएगा। और NMCG जो है वो इम्प्लीमेंटेशन आर्म है किसकी, NGRBA की इम्प्लीमेंटेशन आर्म है। अब NMCG में 2 टीयर है, 2 टीयर मैनेजमेंट है। फर्स्ट है गवर्निंग काउंसिल और दूसरा एग्जीक्यूटिव कमिटी। ओके, फर्स्ट इज गवर्निंग काउंसिल एंड सेकंड इज द एग्जीक्यूटिव कमिटी, एंड बोथ ऑफ देम आर हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल NMCG। जो डायरेक्टर जनरल NMCG का है वही इनको दोनों को हेड करता है। गवर्निंग काउंसिल और एग्जीक्यूटिव कमिटी दोनों इसकी ब्रांचेस है ना। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैज बीन ऑथराइज्ड टू अकॉर्ड अप्रूवल टू ऑल द प्रोजेक्ट्स अप टू ₹1000 करोड़। 1000 करोड़ तक के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको कौन अप्रूवल देता है, एग्जीक्यूटिव कमिटी देती है। ओके, इसी तरीके से स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप्स भी हैं, ऐसे SPMGs भी बनाए गए हैं। एंड ये जो पहले था, ये पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत था, लेकिन 2014 में इसको ट्रांसफर कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिज्यूवनेशन के अंतर्गत। याद रखिएगा 2014 में इसको इस मिनिस्ट्री के अंदर लाया गया है, अदरवाइज पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत था। याद रखिएगा। ओके, तो ये पूरी चीज़ें मैंने आपको बता दी, आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी। NGRBA के बारे में मैंने बताया आपको, NMCG के बारे में बताया, उसके गवर्नेंस के बारे में बताया, स्ट्रक्चर बताया,
और मिनिस्ट्री बता दी कि प्रेजेंटली रिवर रिजुविनेशन गंगा रिजुविनेशन इसके मिनिस्ट्री के अंदर आता है, वाटर रिसोर्सेज के अंदर, लेकिन पहले ये आता था 2014 के पहले आता था ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड फॉरेस्ट के अंदर। ओके, सो रिमेंबर दैट थिंग ऑल्सो। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस, आगे की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे लिखा है 28 पार्लियामेंट्री सीट्स इन कर्नाटका। ओके, 28 पार्लियामेंट्री सीट्स इन कर्नाटका। एंड ये भी याद रख सकते हैं आप, वैसे पूछेगा नहीं, अपने स्टेट पीएससीज के लिए आप याद रखिए कि आपके स्टेट में कितनी राज्यसभा सीट्स हैं, कितनी लोकसभा सीट्स हैं। जैसे एमपी का 29 है, 11 है, 230 + 1 है। ओके, 29 सीट्स फॉर लोकसभा, 11 सीट्स फॉर राज्यसभा एंड 230 + 1 सीट्स फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये मेरे को अपने स्टेट का याद है, आपको अपने स्टेट का याद रखना है इसी तरीके से। तो पहला काम तो यही करिए कि गूगल करके आप अपने स्टेट का एटलीस्ट याद रखिए। ओके, दैट इज द मस्ट थिंग। वेस्ट नाइल फीवर, नाम आपको दिख रहा होगा वेस्ट नाइल फीवर। अब जैसे ही वेस्ट नाइल फीवर दिमाग में आता है तो देखो अपने आप आपका कॉमन सेंस अब इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जैसे कि आसानूर फॉरेस्ट डिसीज़ है, मंकी फीवर है, जीका फीवर है, तो ये सारे कहीं ना कहीं उसी लोकेशन पे है। तो वेस्ट नाइल फीवर जो है वो वेस्ट नाइल अफ्रीका में कोई जगह होगी, वहाँ पे पहली बार मिला होगा, इस कारण से ये उसका नाम वेस्ट नाइल फीवर पड़ेगा। तो बिल्कुल वही चीज़ है। ओके, तो याद रखिएगा वेस्ट नाइल फीवर जो है बेसिकली उसी के ऊपर वेस्ट नाइल डिस्ट्रिक्ट है युगांडा में, वहाँ पे उसके कारण ये इसका नाम पड़ा है। पहली बार मिला था 1937 में। ओके, फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1937, इट्स अ वायरस एंड ये मेंबर फैमिली फ्लेविवर्डी। ओके, मेंबर ऑफ फैमिली फ्लेविवर्डी फैमिली का ही है ये भी मेंबर, और वायरस जो है और इसी का है आई थिंक फ्लेविवर्डी का ही आपका निपा वायरस भी है। ओके, तो निपा वायरस भी शायद इसी का है, वो बैट्स के थ्रू ट्रांसमिट होता था। ओके, तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि केरला के आसपास ये फिर से फैलने लगा है, फिर से मिलने लगा है, स्पॉट हुआ है यहाँ के केसेस। वेस्ट नाइल फीवर कहते हैं इसको। ओके, फैमिली फ्लेविवर्डी और वेस्ट नाइल डिस्ट्रिक्ट जो है युगांडा, 1937 में पहली बार ये मिला था। ओके, यहाँ आपको ये दिखाया जा रहा है कि यू हैव टू वोट। ओके, अगर आपके हाथ नहीं है तो भी आपको वोट करना चाहिए। मीन्स इवन डिसेबिलिटी शुड नॉट कम इन बिटवीन योर राइट टू वोट। आपको एक्सरसाइज करना चाहिए क्योंकि फिर आप साल भर 5 साल तक गुस्साएंगे, बोलेंगे कि यार ऐसा ऐसा हो गया और वोट तो आपने किया ही नहीं, तो फिर आपको कोई हक ही नहीं बनता कुछ बोलने का। ओके, कर्नाटका टॉप्स द लिस्ट फॉर मोस्ट नंबर ऑफ स्टोलन आर्टिफैक्ट्स। याद रखिएगा मोस्ट नंबर ऑफ स्टोलन आर्टिफैक्ट्स जो है वो कर्नाटका के हैं एंड दैट इज द थिंग। कर्नाटका टॉप्स द लिस्ट इन द कंट्री दैट हैज सीन 30 आइडल्स और आर्टिफैक्ट्स बीइंग स्टोलन फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया साइट्स। ओके, तो याद रखिएगा। एंड यस, मिनिस्टर ऑफ कल्चर ने अभी बताया है कि लगभग कर्नाटका जो है वहाँ सबसे अधिक आर्टिफैक्ट्स चोरी हुए हैं, वो टॉप कर रहा है कंट्री में। एंड ये दिस इज़ नॉट द प्लेस वेयर वी शुड टॉप, ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हमको टॉप करना चाहिए बेसिकली। ओके, तो ये याद रखेगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपको सबको पता होगा कि कब बना था, 1861 में बना था, अलेक्जेंडर कनिंघम के अंतर्गत बनाया गया था। ओके, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फर्स्ट जो उनके थे अलेक्जेंडर कनिंघम 1861। ओके, तो ये लिखा नहीं है लेकिन ये सबको याद रहता है यार, ये सबको याद रहता है, तो याद रखिएगा। अगर आपको नहीं याद है तो प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर दिस, आप इसको दिमाग में बिठाल के रखिए। NDS डिसेंट हुई है, सब तो फालतू चीज़ें हैं। हाँ, नो स्मोकिंग डे। ओके, नो स्मोकिंग डे ये इम्पोर्टेंट था, ज़्यादा नहीं, इतना नहीं कि बताना पड़े पूरा। आगे मूव करते हैं। हाँ, यहाँ पे दो चीज़ें NIA और समझौता है, दोनों के बारे में देख लेते हैं। NIA क्या है? इट्स अ सेंट्रल एजेंसी स्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कॉम्बैट टेरर इन इंडिया। टेरर से फाइट करने के लिए इंडिया में बनाया गया था NIA को, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एंड ये NIA एक्ट 2008 के थ्रू बना था, NIA एक्ट 2008 के थ्रू बना था। ओके, एंड मुंबई टेरर अटैक्स हुए थे, आपको सबको पता है 2008 में मुंबई टेरर अटैक्स हुए थे बहुत ज़्यादा, और बहुत लोगों की वहाँ में जाने भी गई थी। ओके, एंड इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये? होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। दैट इज द थिंग। पाक वुमेन अर्जेस NIA नॉट टू अपोज प्ली इन समझौता केस। न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। समझौता एक्सप्रेस कौन सी ट्रेन है? बेसिकली एक बाई वीकली ट्रेन है बिटवीन दिल्ली एंड जो अटारी इंडिया में जगह आती है, और दिल्ली से अटारी, अटारी से लाहौर जाती है पाकिस्तान में ये, तो इंडिया पाकिस्तान के बीच की ट्रेन है समझौता एक्सप्रेस, द बाई वीकली ट्रेन। और ये स्टार्ट कब हुई थी? 22 जुलाई 1976, 22 जुलाई 1976। बाई वीकली है इसलिए 22 तारीख को स्टार्ट हुई थी। ओके, बहुत सारा लॉजिक है लेकिन लॉजिक तो लॉजिक है। 22 जुलाई 1976 बिटवीन फॉलोइंग द शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट हुआ था। एक क्वेश्चन आपको मैं और दे रहा हूँ, शिमला एग्रीमेंट के बारे में बताइए, अदरवाइज वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। हम वीडियो बनाऊंगा, पक्का मैं वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में, लेकिन आप शिमला एग्रीमेंट के बारे में पढ़िए क्या हुआ था, और दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट एज वेल। तो पढ़ के मुझे बताइए क्या है शिमला एग्रीमेंट। ओके,
मच टू गेन इफ पेरिस क्लाइमेट गोल्स आर मेट। अब ऐसा बोला जा रहा है ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट में। यहाँ पे आपको मैंने एक रेड कलर से अलग से गोला बना दिया है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। 6th एडिशन इस रिपोर्ट का निकला है, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक। कौन इसको प्रिपेयर करता है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, UNEP। आपको दिख रहा होगा, प्लीज मेक श्योर रिमेंबर दिस। कौन रिलीज करता है ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक? निकालता है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसीलिए पूरा इतना भैया ये खर्चा किया है मैंने, इधर लाल वाल पूरा इतनी मेहनत की है। इसको नोट कर लो, याद कर लो, रट लो इसको, है ना। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक कौन प्रिपेयर करता है? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ओके अब इसने बोला है कि अगर हम पेरिस क्लाइमेट में जो बातचीत हुई थी, क्या बातचीत हुई थी कि 2 डिग्री तक नहीं बढ़ने देना है। फिर बोला कि नहीं ठीक है 2 डिग्री 1.5 डिग्री तक नहीं बढ़ने देंगे। मतलब इतना ओवर एम्बिशियस हम हो गए, हमने बोला दो नहीं 1.5 डिग्री से नहीं बढ़ने देंगे। तो वही चीज़ अब बोल रहा है ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक कि अगर आपने इतना रोक लिया तो यू विल बी बेनिफिटेड, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि वैसे भी आपके यहाँ प्री मैच्योर डेथ्स बढ़ती जा रही हैं। अगर आप इन्वायरमेंट को नहीं प्रोटेक्ट कर रहे हो तो आपके यहाँ डैमेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्री मैच्योर डेथ हो रही है, आपका इकोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, वो इसके कारण बहुत ज़्यादा इधर उधर होती जा रही है ना। आपकी जीडीपी बढ़ जाएगी अगर आपने क्लाइमेट ग्लोबल टेम्परेचर को राइज करने से बचा लिया, तो आपका टोटल जो जीडीपी है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आप फिर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करोगे, आपके फॉसिल एनर्जी के सोर्सेज बच जाएंगे। ओके एडिशनल सोर्सेज बचेंगे। तो ये सारी चीज़ें रिपोर्ट के अंतर्गत बोली गई है। आपका ट्री कवर बचेगा, ट्री कवर से आपको फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी ज़्यादा मिलेगा, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को भी आप बेच के पैसा इकट्ठा करोगे। तो मुंगेरी लाल के सपने, शेख चिल्ली के हसीन सपने हैं बेसिकली। वही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि करोड़ों मुर्गियों से लाखों अंडे, लाखों अंडों से करोड़ों मुर्गियाँ, तेजा, है ना। तो ये यू शुड ऑल वॉच दैट, अंदाज अपना अपना। वही चीज़ें इस रिपोर्ट में बोला गया। अपने को रिपोर्ट से मतलब है ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। देखो अपने हाथ में है नहीं टेम्परेचर कंट्रोल करना, हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं। गवर्नमेंट्स के हाथ में होता है बेसिकली, और वो अगर डेवलपमेंट से ऊपर उठ पाए तो वो इन्वायरमेंट को ज़रूर प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसा उम्मीद है। एडिटोरियल्स में आते हैं हैवी हैंडेड ऑर्डर, बेसिकली इट्स ऑन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अभी रिसेंटली मेघालय हाई कोर्ट ने शिलोंग टाइम्स पब्लिशर एंड एडिटर के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगाया था, आप सबको पता है इस बारे में। अब उसने बेचारी ने बोला क्या था, उसने ये बोला था कि कोर्ट्स को जो इतना पैसा मिलता है, फ़ोन मिलता है, 80,000 रुपये मिलते हैं, ये सारी चीज़ें, उसने उसके ऊपर कुछ कमेंट किया था। ओके बेसिकली कमेंट आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है उसने क्या बोला था क्या नहीं बोला था, लेकिन ऐसा था कि इतनी बड़ी बात भी नहीं थी कि उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जाए। बेसिकली ये सारी चीज़ें, अब ऑथर ने वही चीज़ सजेस्ट की है कि यार ठीक है आप सबसे बड़े हो तो आप बड़े दिखो भी। आप बड़े कैसे दिखोगे जब आप दूसरों को माफ़ करोगे? थोड़े बहुत ये देखो, पब्लिशर्स, एडिटर्स, जर्नलिस्ट, इनका तो काम ही है चीज़ों को बढ़ा बढ़ा के बोलना। इनकी अगर हर बात को अपन सीरियसली लेके उनके ऊपर बार बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएंगे तो आपकी महिमा भी थोड़ा वहाँ पे डाउन होती है। तो दैट इज़ द थिंग दैट ऑथर सेड। अब अपन कंटेम्प्ट की बात कर लेते हैं। कंटेम्प्ट मैंने कई बार बताया, फिर बताऊंगा और बार बार बताऊंगा। देखो तो फालतू बातें अब मत करना आप लोग कि सर वो रिपीट मत किया करो बार बार, तो ये कोई वो नहीं है कि बताना ही पड़ेगा यार, क्योंकि ऐसे ही याद रहेगा। देखो मुझे याद है, क्यों चीज़ें याद है, क्योंकि मैं 10 बार बोलता हूँ। आपको भी याद कब रहेगी? जब एटलीस्ट आप 10 बार सुनोगे, है ना। और सुनने में ज़्यादा सुनना चाहिए, 12, 13, 14 बार सुनना चाहिए, तब आपको याद रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 129, याद रखिएगा आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है दैट इट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड इट कैन पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। एंड आर्टिकल 215 इट्स फॉर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट विल बी एक्टिंग एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड कैन पनिश फॉर इट कंटेम्प्ट। याद रखेगा 2 तरीके के कंटेम्प्ट होते हैं, एक सिविल कंटेम्प्ट होता है, दूसरा क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। सिविल कंटेम्प्ट मतलब आपने विलफुल डिसोबीडियंस कर दिया किसी जजमेंट का या डिग्री का कोर्ट के, तो वो सिविल कंटेम्प्ट में आता है। सिविल कंटेम्प्ट मतलब जो पनिशमेंट है वो फाइन के रूप में रहेगी। दूसरा आता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट मतलब यू पब्लिश समथिंग और यू डू एनीथिंग दैट स्कैंडलाइजेज और लोअर्स द अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट। किसी कोर्ट की अथॉरिटी को जो लोअर करे, डिग्रेड करे या इंटरफेयर करे विद द जुडिशियल प्रोसीडिंग, तो वो आता है सिविल क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंतर्गत। ओके सजेशन मैंने बता दिया कि जुडिशरी शुड इग्नोर ओवर जेलस कमेंट्स मेड बाय एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट एंड कंटेम्प्ट केस शुड बी यूज्ड स्पेरिंगली एंड इट शुड नॉट गिव द इंप्रेशन दैट इट इज बीइंग यूज्ड टू स्टाइफल द फ्री स्पीच और डिसेंट। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि फ्री स्पीच और डिसेंट को आप कर्व कर रहे हैं बाय यूजिंग दिस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए। दिस इज व्हाट द ऑथर हैज सजेस्टेड। डाउन बट डेफिनेटली नॉट आउट। बेसिकली ये आर्टिकल जो है ये ISIS के ऊपर है कि अभी रिसेंटली पता चला कि ISIS जो है दैट इज कन्फाइंड टू ओनली हाफ स्क्वायर किलोमीटर इन ईस्टर्न सीरिया केवल हाफ स्क्वायर किलोमीटर में रह गया ये। अब डाउन तो है ISIS बट डेफिनेटली नॉट आउट, दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग, है ना।
तो उनका क्या कहना है कि क्यों ऐसा डिफीट हुआ IS का, तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि बिकॉज सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस बनाए गए थे US के द्वारा, USA फॉर्म्ड द सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, एंड फिर उसके बाद उन्होंने कुर्दिश फाइटर्स की मदद ली, they took the help of Kurdish fighters and then they ousted the ISIS easily। तो उन्होंने ऐसा कहा है। अब उन्होंने कहा है कि देखो ये एक आइडियोलॉजी है, ये री इमर्ज हो सकती है, इट कैन ईजिली री इमर्ज, ओके, बहुत जल्दी, क्योंकि आपको पता है कि वल्नरेबल लोग हैं जो अपनी वल्नरेबिलिटी के कारण एक्सप्लॉइट किए जा सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों को ऐसे इंक्लूड फिर से किया जा सकता है, ओके। तो वो सारी चीज़ें हैं। ऑथर ने एक चीज़ और कही कि जो लोग ISIS में शामिल हो जाते हैं बाय दीज एक्सप्लॉइटिंग दीज वल्नरेबिलिटीज़, उनके राइट्स के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि देखो हर आदमी बॉर्न टेररिस्ट नहीं होता, नो वन इज बॉर्न टेररिस्ट, ओके। बॉर्न टेररिस्ट कोई नहीं होता, हर आदमी उतना ही मासूम पैदा होता है, हर आदमी उतना ही इनोसेंट पैदा होता है। क्योंकि आप देखो ना, कोई बच्चा पैदा होगा तो क्या उसके दिमाग में टेररिस्ट भावनाएं रहेंगी? नहीं रहेंगी, लेकिन उसको ऐसा उसका ब्रेन वॉशिंग किया जाता है बचपन से, या उसको इस तरह से आप उसकी वल्नरेबिलिटीज़ को समझ लो एक्सप्लॉइट किया जाता है कि उसको टेररिस्ट बना दिया जाता है ना। तो इंसानों से हमको नफरत नहीं करनी चाहिए, है ना। तो ये कोई ना कुछ मजबूरी रहती है, कुछ ना कुछ इस तरह से ब्रेन वॉशिंग रहती है। अब कोई बच्चा पैदा हुआ तो क्या आप उसको बोल सकते हो कि ये टेररिस्ट है? या सपोज किसी टेररिस्ट का ही बच्चा पैदा हुआ तो क्या वो टेररिस्ट का बच्चा टेररिस्ट होता है? ऐसा नहीं होता ना। तो वही सारी चीज़ें ऑथर ने बोली हैं कि उनके राइट्स के बारे में हमको सोचना चाहिए, एंड और आगे के लिए भी हमको तैयार रहना चाहिए। वी शुड ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर एज वेल, क्योंकि ये बिल्कुल डाउन है, बट डेफिनेटली इट्स एन आइडियोलॉजी एंड कैन री इमर्ज एनी टाइम। तो हमको आगे जाके ये मेक श्योर करना चाहिए कि इंटेलिजेंस हमको प्रॉपर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, एंड इंटेलिजेंस हमको इनके बारे में पूरा इकट्ठा करते रहना चाहिए कि वेस्ट एशिया का माहौल जो है वो नॉर्मल बना रहे, तभी जाके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज इट माइट री इमर्ज ईजिली। दीज आर द थिंग्स व्हिच ऑथर सेड। ये जो आर्टिकल है इसको बिल्कुल आप कट कर सकते हो, एक सेकंड, इस तरह से कट कर सकते हो, क्योंकि ये राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के ऊपर है। वी विल नॉट बी डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स हेयर अगेन इन स्लो मोड। बेसिकली ये आर्टिकल जो है वो IIP के ऊपर है। IIP यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है उसमें अपने को थोड़ा डिक्रीज मिल रहा है, मतलब कि हमारा जो आउटपुट है, जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है वो कम होता जा रहा है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बेसिकली बोलता है कि कितना आपका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कितना आपका प्रोडक्शन हो रहा है, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इन सबको बारे में बताता है, ओके। IIP में जो हाईएस्ट शेयर है 40% के आसपास का। देखो IIP क्या है, तीन बेसिक चीज़ों को देखता है, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, मैन्युफैक्चरिंग। किन तीन चीज़ों को देखता है? माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, मैन्युफैक्चरिंग, ओके, याद रखिएगा। अब जो है ये कौन पब्लिश करता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। हु पब्लिशेस IIP? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO पब्लिश करता है। इनको मंथली पब्लिश करता है, ओके, याद रखिएगा, इट इज पब्लिश्ड मंथली। दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट। 8 कोर इंडस्ट्रीज होती हैं, 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। कौन कौन सी हैं? जो कि 40.27% वेटेज रखती हैं, वो है कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इसकी कोर इंडस्ट्रीज है 8, ओके। इनके नाम भी मैंने बता दिए, IIP बता दिया, कौन निकालता है बता दिया। अब IIP अगर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि ग्रोथ कम हो रही है। तो ग्रोथ कम हो रही है तो उसके लिए RBI क्या करता है? उसके लिए RBI रेट कट कर देता है। रेट कट करने से लोगों के पास पैसा ज़्यादा पहुंचता है और फिर वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो बेसिकली ग्रोथ अगर बढ़ानी रहेगी तो RBI आगे क्या करेगा? RBI आगे रेट कट करेगा। इंडियाज ग्रैंड स्ट्रैटेजी ऑन पाकिस्तान, बेसिकली अभी एयर स्ट्राइक के बारे में आर्टिकल है कि हमको क्या मिला एयर स्ट्राइक से। तो पहली चीज जो ऑथर बोलता है कि फ्रॉम द एयर स्ट्राइक जो हमको गेन हुआ, ये हुआ कि हम ये बता रहे हैं कि दैट वी हैव अ राइट टू प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस। हम सहने वालों में से नहीं है। पाकिस्तान को क्लियर कट मैसेज हमने भेज दिया है कि अगर आप इस तरह की हरकतें करोगे तो वी हैव राइट टू सेल्फ डिफेंस, वी हैव राइट टू प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस, एंड वो हम इसी तरीके से करेंगे जैसा हमने किया है। और आगे के लिए हमने उनको और ज़्यादा मतलब एक तरीके से ट्रबल में रख दिया कि हम आगे और कैसा स्टेप उठा सकते हैं। तो उनको ये भी सोचने में मजबूर कर दिया है कि हम आगे भी और कठिन स्टेप्स उठा सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस एयर स्ट्राइक से हुई। फ्यूचर हमको क्या देखना चाहिए कि वी शुड ट्राई टू इंट्रोड्यूस मोर एडवांस्ड काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटीज़। काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने की जरूरत है। और वी शुड ट्राई टू मिनिमाइज कैजुअलिटीज़ इन कश्मीर। कैजुअलिटीज़ को कम करने की जरूरत है। कश्मीर के ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जरूरत है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जरूरत बहुत ज़्यादा है। एंड वी शुड बिल्ड कॉवर्ट प्रॉक्सी कैपेबिलिटीज दैट इम्पोजेज रेसिप्रोकल कॉस्ट ऑन पाकिस्तान। ओके, तो प्रॉक्सी कैपेबिलिटीज बनाने की जरूरत है ताकि उनके ऊपर ज़्यादा नुकसान उनका हो। एंड वी शुड इन्फ्लुएंस पैटर्न्स एंड एलाइज ऑफ पाकिस्तान टू नच पाकिस्तान टू बिहेव प्रॉपर्ली। तो जो एलाइज हैं पाकिस्तान के, उनको हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान को समझाएं, और जब वो समझाएंगे तो ज़रूर पाकिस्तान को समझ में आएगा।
अ मॉडल पॉलिसी फॉर वुमेन इन द पुलिस। वुमेन इन द पुलिस क्यों? क्योंकि अभी रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया है, 30% से ज़्यादा का रिजर्वेशन कर दिया गया है फॉर द वुमेन इन पुलिस। अब ऐसा अगर किया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा, तो वुमेन का नंबर ज़रूर बढ़ेगा। अब अगर वुमेन का नंबर बढ़ेगा तो एक पॉलिसी की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वुमेन की सेफ्टी, उसकी ये सारी चीज़ें की ज़रूरत है कि आप ठीक है लेते तो जा रहे हो, लेकिन क्या आप वुमेन को सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड कर सकते हो, सेफ साउंडिंग वर्क प्लेस प्रोवाइड कर सकते हो? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो वो चीज़ के लिए आपको पॉलिसी जरूरत है। दूसरी चीज़, आपको ये मेक श्योर करना है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो या स्टीरियोटाइपिंग ना हो। मतलब कि वुमेन को जैसे अमूमन क्या बोलते हैं कि ठीक है आपको हार्ड काम नहीं देंगे, ठीक है, जब पुलिस में ले लिया तो आप उनसे काम भी वैसा ही लो ना। आप उनको क्यों ये साबित करने पे तुले हुए कि आप कमज़ोर हैं, आप कोई काम नहीं कर सकती हैं? सो वही चीज़ ऑथर ने बोली कि यू शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट। और वुमेन को ज़्यादातर लोअर रैंक्स के ऑफिसर्स बनाए जाते हैं, लोअर रैंक्स प्रोवाइड की जाती है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। उनको हायर रैंक्स पर रखने के पूरा प्रावधान होना चाहिए। प्लस उनको काम भी आप ठीक है दो, आप उनको काम दो, टफ काम भी दो उनको दो, क्योंकि उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग कराओ। एंड ऐसा मत सोचो कि वो फिजिकली लेस वो हैं तो वो नहीं करेंगे। और प्लस उनको थोड़ा उनको और चीज़ें भी प्रोवाइड करो, जैसे कि होम डिस्ट्रिक्ट में उनको पोस्टिंग करो। तो ये सारी चीज़ें उस पॉलिसी के अंदर आनी चाहिए। तो दीज थिंग्स आर मेंशन एंड दैट दिस वाज आल्सो अ वेरी गुड आर्टिकल। आई होप सारे आर्टिकल आज के अच्छे थे, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ओके, मैंने कोई गद्दारी भी नहीं की आपको बताने में, है ना, सारी चीज़ें मैं बता ही रहा हूँ आपको। अब बैटल फॉर इंडिया सोल रेफरेंडम ऑफ ऑन मोदी, ये इलेक्शन के ऊपर है, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। पता नहीं पेज ये आजकल हिंदू में क्या हो रहा है, घिड़े घिड़े हो जाता है पूरा पूरा, है ना। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस। यहाँ पे CBDT येट टू सेटअप एंजल टैक्स एग्जेम्पशन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखो, एंजल टैक्स एग्जेम्पशन के बारे में मैंने आपको बताया था रिसेंटली। जो आपका डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, DPAIIT जो है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसने इशू किया था कि एंजल टैक्स में कुछ एग्जेम्पशन दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल 10 करोड़ से ज़्यादा बढ़ा करके 25 करोड़ तक के लोगों को अब एग्जेम्पशन दिया जाएगा जो जिनका टर्नओवर था, है ना। ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी आपको, है ना। और 7 साल से बढ़ा करके 10 साल तक के लिए लोगों को एग्जेम्पशन देगा। तो ये सारी चीज़ें ठीक है बोल तो दी गई, बट CBDT जिसको करना है बेसिकली, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसको ये चीज़ करनी है एंजल टैक्स के बारे में, उसने अभी तक कोई कुछ चीज़ नोटिफाई नहीं किया कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, किस तरीके से उनका ऑटोमेटिक उनको एग्जेम्पशन दिया जाएगा। एंजल टैक्स क्या है बेसिकली? एंजल टैक्स मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी एक अनलिस्टेड कंपनी, सपोज देयर इज अ अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी ऑफ योर्स, अनलिस्टेड कंपनी है आपकी, और आपने उसमें इनिशियल जो फेयर शेयर प्राइस है आपकी कंपनी की वो है 100 रुपीज़। ओके, इफ़ योर फेयर शेयर प्राइस मतलब फेयर मार्केट प्राइस जो आपके शेयर्स की है वो 100 रुपये है, अनलिस्टेड कंपनी है। ओके, 100 रुपये की फेयर मार्केट प्राइस है। बट सपोज इफ यू आर एबल टू रेज ₹500 फ्रॉम दोज 100 रुपीज शेयर, आप फेयर शेयर प्राइस था 100 रुपये, लेकिन आपने रेज कर लिए 500 रुपये, तो एक्स्ट्रा 400 विल बी कंसिडर्ड एज इनकम फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उसको इनकम मानेगा, एक्स्ट्रा जो 400 रुपये आपको मिला, एंड योर दैट एक्स्ट्रा इनकम विल बी चार्ज अपॉन सम परसेंटेज ऑफ टैक्सेस, कुछ परसेंटेज टैक्स उस पर लगाया जाएगा। तो ये जो टैक्स आपके एक्स्ट्रा इनकम पे लगता है ना, फेयर शेयर प्राइस के ऊपर जो आप गेन करते हो, वो जो टैक्स कहलाता है वो एंजल टैक्स कहलाता है, दैट इज नोन एज एंजल टैक्स। एंड इसको इसके जो रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को कौन बनाएगा? वो CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस बनाएगा। अब RBI टू इंजेक्ट लिक्विडिटी वाया स्वैप्स, उससे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। लिक्विडिटी बढ़ाने का मतलब क्या है कि पैसा ज़्यादा डालने की ज़रूरत है, मार्केट में पैसा इन्फ्यूज़ करने की ज़रूरत है, वही सारी चीज़ें हैं। इंडिया गेट्स फर्स्ट TIR शिपमेंट वाया चाबहार पोर्ट फ्रॉम अफगानिस्तान। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। TIR अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। TIR अपने को जानना जरूरी है। ओके, TIR का फुल फॉर्म पहले बताता हूँ, ट्रांसपोर्ट्स इंटरनेशनॉक्स रूटियर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट्स इंटरनेशनॉक्स रूटियर्स कन्वेंशन। अब ये कन्वेंशन है कि यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन है, TIR कन्वेंशन। ओके, इसके बारे में बता देता हूँ। ये जो कन्वेंशन है, इट्स अ मल्टीलेटरल ट्रीटी विच वॉज कंक्लूडेड एट जिनीवा ऑन 14 नवंबर 1975। कब हुई थी साइन? 14 नवंबर 1975, 1975, 14 नवंबर, यानी कि बाल दिवस के दिन पे इसको समझ लो आप, मल्टीलेटरल ट्रीटी साइन की गई थी, ये ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनॉक्स रूटियर्स एंड TIR कन्वेंशन इसको बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन का है, जिनीवा में कंडक्ट हुई थी, एंड ये 1975 14 नवंबर, ट्रांसपोर्ट्स इंटरनेशनॉक्स रूटियर्स। ओके, या फिर इंग्लिश में हम बोले तो इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट। अब नाम से ही क्लियर है कि रोड ट्रांसपोर्ट को इजी करने के लिए बेसिकली जो गुड्स एंड सर्विसेज का इधर उधर आदान प्रदान किया जाता है रोड ट्रांसपोर्ट्स के थ्रू, उसको इजी करने के लिए, उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाने के लिए बेसिकली है। तो याद रखेगा ये रोड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। 1975 में साइन हुआ था 14 नवंबर, जिनीवा में कंक्लूड हुआ था, यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है, ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनॉक्स रूटियर्स,
और ये जब आया 75 में तो इसने TIR कन्वेंशन 1959 को रिमूव किया। TIR कन्वेंशन 1959 ने TIR एग्रीमेंट 1949 को रिमूव किया था। याद रखिएगा बेसिकली फाइनल जो वर्जन है वो 1975 का वर्जन है, इसके अलावा 1959 में भी आया था लेकिन उसको 1975 वाले वर्जन ने रिमूव कर दिया था। ओके, एंड ये यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच का एग्रीमेंट था पहले, अब उसका यहाँ सब जगह इनको इंक्लूड करने जा रहे हैं धीरे धीरे लोगों को भी। ओके, याद रखिए इट्स अ ग्लोबल गुड्स ट्रांसपोर्ट, इसके लिए रिगार्डिंग ये एग्रीमेंट है ग्लोबल गुड्स ट्रांसपोर्ट को ईजी करने के लिए। गुड्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है ना रोड के थ्रू, उसको ईजी करने के लिए बेसिकली ये कन्वेंशन है। तो दैट इज द थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। ओके, अब उसी के थ्रू बताया जा रहा है कि ये शिपमेंट आया चाबहार पोर्ट अफगानिस्तान का। अगर हम मतलब TIR से क्या फ़ायदा होता है, TIR से यही सब फायदा होता है। और इंडिया ने कब ज्वाइन किया था TIR कन्वेंशन को? इंडिया ने ज्वाइन किया था जून 15, 2017 में। 2017 में इंडिया ने ज्वाइन किया था। याद रखिएगा इंडिया कब इसका मेंबर बना? जून 15, 2017। अगर आप यूपीएससी पूछता है कि इंडिया जो था वो फाउंडिंग मेंबर था, तो ये सारी चीज़ें गलत है। इंडिया फाउंडिंग मेंबर नहीं था। इंडिया ने जून 15, 2017 में ज्वाइन किया, 2017 में इंडिया ने ज्वाइन किया। ओके, तो ये भी एक चीज़ है जो आपको याद रखनी है। सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। और अगर आपने यूवेंटस का मैच नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। रोनाल्डो प्लेड एक्सट्रीमली वेल, 3 गोल्स, हैट्रिक बनाई उसने और यूवेंटस हारते हारते जीत गया। एंड इसके अलावा मेसी ने भी कल वैसे ही किया। ओके, मेसी लियोन वर्सेस बार्सिलोना में जीत गए। अच्छा, ये चैंपियंस लीग बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है इस बार। एनवायरमेंट डैमेज बिहाइंड क्वार्टर ऑफ प्री मैच्योर डेथ्स, दिस इज व्हाट यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट इज सेइंग। अब आपको मैंने बताया ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक अभी रिसेंटली रिलीज की गई है। एंड ये रिपोर्ट किसने रिलीज की? यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP ने इसको रिलीज किया है। अब इन्होंने बोला है कि अ क्वार्टर ऑफ ऑल द प्री मैच्योर डेथ्स और डिसीजेज जो हुई हैं वो इन्वायरमेंट के कारण हुई, मतलब इन्वायरमेंट चेंज के कारण हुई है। ओवर कंजम्पशन, पोल्यूशन, फूड वेस्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं उन कारण से हुआ है। दूसरी चीज़ की क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई नहीं है, ये भी रिपोर्ट में मेंशन है कि उसके कारण बहुत लोग मरते हैं। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई नहीं है। केमिकल्स जो है उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, इसी तरीके से फेंक दिया जाता है, पानी में डाल दिया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। अब टीन क्लाइमेट एक्टिविस्ट इन नोबेल पीस प्राइज रेस, तो एक बच्ची है, इसका नाम है ग्रेटा थुनबर्ग। शी इज़ अ स्वीडिश टीन एक्टिविस्ट। याद रखिएगा ये नोबेल पीस प्राइज की रेस में है। एंड शी इज़ अ प्रोमिनेंट वॉइस इन द कैंपेन्स अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट ये बोलती हैं। एंड स्वीडिश हैं, याद रखिएगा नाम है ग्रेटा थुनबर्ग। ओके, एंड दीज आर द थिंग्स। I hope you got clarity on the topics. Last news for the day is Vienna named the best city to live once again. Austrian capital Vienna has topped the Mercer's index of most livable cities. तो अगर आपसे कोई पूछे कि मर्सर इंडेक्स किससे रिलेटेड है, याद रखिएगा मोस्ट लिवेबल सिटी निकालता है मर्सर्स का इंडेक्स। एंड फॉर द 10th ईयर इन अ रो वियना हैज बीन नेम्ड द बेस्ट सिटी फॉर लिविंग, मोस्ट लिवेबल सिटीज, एंड वाज फॉलोड बाय, सेकंड प्लेस जो था वो ज्यूरिक का था, फॉलोड बाय म्यूनिक। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।